लोगों की भीड़ में भी कई बार हम अकेले होते हैं। हम सबकी जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन हम सबके सुख दुख के किस्से तो शायद एक जैसे ही होते हैं। कोई अपने अतीत से लड़ रहा होता है तो कोई अपने वर्तमान से। कहने को जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन कई बार जिंदगी का एक पल सब कुछ बदल देता है। विक्रम जी अंदर? हाँ जी अंदर है। ओके। ये फाइल्स देखने में सर। अरे, आर यू ऑल राइट? जी। ओके। जयंती, क्या हुआ? नथिंग सर। सर एक सेकेंड। सर वो आदमी कौन था? पहले कभी नहीं देखा। ही इज माई फ्रेंड। और मैंने तुम्हें देखा, तुम छुपकर हमें देख रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है सर? आर यू ट्राइंग टू स्पाई ऑन मी? यस, बिकॉज रीमा 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है सर, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। आखिरी बार तो आप ही के साथ थी ना? कहाँ है रीमा? अरे क्या अर्पिता इतना लेट? चल जल्दी कर, मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी कर। मूवी? हाँ मूवी जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मम्मा को क्या बोलने दूंगी? आज ट्यूसडे है ना, मंदिर का बोल दे। हाँ अर्पिता, मैं बस 15-20 मिनट में घर पहुंच रही हूँ बेटा, ठीक है? माँ, मैं कोचिंग से घर नहीं आ रही हूँ। वो हाईवे वाला मंदिर है ना, वहाँ जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? माँ, एग्जाम के लिए मन्नत मांगी थी। मुझे बता देती ना बेटा, मैं साथ चल देती। माँ, मन्नत बताने से पूरी थोड़ी होती है। ठीक है, संभाल के आना। भैया हाईवे वाले मंदिर पे चलो। I get down to business. Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. ये लड़की ना, क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तब लाउड म्यूजिक। आंटी आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं, घर में कुछ भी करो, आपको क्या? जंगल में नहीं रह रहे हो? हाँ, कॉलोनी में रहते हो, और सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो रही है तुम लोगों के इस लाउड म्यूजिक से। ये क्या है? लड़कियां बुला रखी है यहाँ पर। तुम लोग खड़े हो जाओ। क्या है? हाँ, पता है माँ बाप को यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो इन लड़कों के साथ में? अरे इतना सा सोचा तुम लोगों ने? इन लड़कों ने अगर तुम लोगों का रेप कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? आंटी बहुत हो गया, हद में रहिए आप। अच्छा, मुझे ना मेरी हद मत बताओ अच्छी तरह। ड्रग्स? ये क्या है? तुम लोगों को पता है ना अच्छी तरीके से कि ड्रग्स लेना हमारे देश में गैर कानूनी है। बुलाओ पुलिस को, करवाओ अंदर, दिखाओ अपनी हद। म्यूजिक कम करना, समझ में आ रही है बात? हेलो, आप किधर है तू? मैं तो कब के घर पहुँच गई हूँ। इनफैक्ट आप कहाँ हो? तो तू अब मुझसे खुलेआम झूठ बोलने लगी है। गई थी मैं तेरे कोचिंग सेंटर, वहां से पता चला कि तेरा एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, तो अब आप मेरी जासूसी करने लगी? ज्यादा बकवास मत कर अर्पिता। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ बोला झूठ, क्योंकि आप मुझे मेरी लाइफ जीने ही नहीं देती हो। हर बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन अब इस उम्र में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? हाँ अर्पिता, लेकिन तू एक लड़के के साथ अकेली बाहर गई थी कि नहीं? बोल। हाँ गई थी, तो इसमें बुराई क्या है? बॉयफ्रेंड है वो मेरा, और
ज्यादा रोक तो की ना तो दुनिया ठीक से देखी नहीं तूने। अर्पिता, मैं जानती हूँ कि हालातों में बड़ा किया है तुझे, और आज तू शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती शर्म, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं बस आपकी पाबंदियां ही सहती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं, ठीक है? अर्पिता, अर्पिता, अरे यार अर्पिता, अपसेट क्यों हो रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यार, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेट्स हैव अ ड्रिंक, ओके? मैं नहीं करती ड्रिंक। अरे लेकिन अभी तुम्हें इसकी जरूरत है ना, तो पियो और सब कुछ भूल जाओ, ओके? अरे पियो यार, पियो। हाँ, शुरू में कड़वा लगेगा, अभी ठीक हो जाएगा। पूरा पियो। और फिर भालू ने कहा, मुझे भूख लगी है। अरे गुड्डी, ये क्या पढ़ रही हो तुम? मैं तो एक हिंदी की कहानी पढ़ रही हूँ। मैं हिंदी लिख भी सकती हूँ, और पता है अब मुझे ना हिंदी में फुल मार्क्स आएंगे। अरे वाह, तब तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो मून पर जाना है। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। लेकिन मैं एस्ट्रोनॉट कैसे बनूंगी? उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। कैसा टेस्ट? देखो, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूंगा, और जिसकी बॉडी में 5 तिल होते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। तो चलो अपने तिल दिखाओ। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे और मेरी मम्मी के अलावा और कोई नहीं। 10 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं कल रात से घर पर नहीं थी। तो कहाँ थी आप रात भर? मैं पब गई थी। कौन सा पब? क्रिस्टो पब। लेकिन शहर के सारे पब तो 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप सुबह तक कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी। आपको क्या लगता है आपकी माँ को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं। पर हाँ, कल रात को मेरी मम्मा का पड़ोस के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे इसलिए। अभी तो आपने कहा कि आप रात भर घर नहीं थी, फिर आपने ये सब कैसे देखा? क्योंकि मैं 10 बजे तक यही थी। आप कह रहे कि आपकी माँ को लड़कों से परेशानी थी, और फिर भी वो आपको रात को पब में जाने देती, जहाँ पर लड़के भी आते हैं। एक्चुअली वो पूरा ग्रुप था ना, इसलिए। त्यागी, ये लड़की झूठ बोल रही है या कुछ तो छुपा रही है। क्रॉस चेक करो, ये रात भर कहाँ थी। ये दोनों कहाँ हैं? पता नहीं सर, बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, दिन रात पार्टी करते थे। जयंती ने तो उनके मकान मालिक से भी शिकायत की थी कि वो घर खाली करा दे। त्यागी, वो मकान मालिक से इन लड़कों का नंबर निकालो। सर, घर में कहीं भी जयंती का फोन नहीं मिला, लेकिन ये लैपटॉप बैग मिला है। अर्पिता, तुम्हारी माँ का फोन कहाँ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कविता, तो क्या खूनी ने जानबूझकर जयंती का फोन गायब किया? इसका मतलब है फोन में जरूर कुछ ना कुछ है,
जो हमें खूनी तक ले जा सकता है। सर, लड़कों के मकान मालिक से बात हो गई है। दोनों लड़कों का नंबर मिला था, लेकिन सर दोनों का फोन स्विच ऑफ है। क्या ये हो सकता है कि वो दोनों खून करके गायब हो गए? चलो घर के अंदर घुसते हैं। घर चेक करो। सर, जाके फॉरेंसिक को बुलाओ और दोनों घर के फिंगरप्रिंट सैंपल ले लो और वो दोनों लड़कों की डिटेल निकालो और पता करो कि यहाँ पार्टी में दीपेश और राघव के साथ और कौन कौन मौजूद था। ठीक है सर। गुड्डी, सो रही है बेटा? क्या हुआ? मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन गुड्डी, माँ तेरा ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैं हूं ना, तेरी बड़ी बहन, तेरी माँ। क्या हुआ गुड्डी? पेट क्यों पकड़ रखा है? मेरा पेट दर्द हो रहा है। स्कूल में इसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, पक्की बात है। आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस से अभी आ रहे हैं ना? अरे पागल हो क्या तुम? इसमें पता करने वाली क्या बात है? एक नंबर की चटोरी है ये। स्कूल के बाहर ना इसने जरूर कुछ खाया होगा, पूछो इससे। गुड्डी खाया है कि नहीं? ये देखिए सर, ये दोनों पब में 11 बजे एंट्री करते हैं और 1:30 बजे वहां से बाहर निकलते हैं। ये लड़की जो नशे में धुत है, ठीक से चल भी नहीं पा रही। राइट सर। और जयंती के बारे में अभी तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे तो यही लगता है कि जयंती नियम कायदे की काफी स्ट्रिक्ट औरत थी और उसकी बेटी साल में। और वो पड़ोस वाले लड़के दीपेश और राघव, उनकी क्या रिपोर्ट है? सर, उनका फोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ था। वैसे वो रहने वाले भोपाल के हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। मैंने भोपाल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और सर वो अर्पिता के बॉयफ्रेंड, उसको भी बुला लिया है। सर, अर्पिता उस रात पूरी तरह से आउट थी। उसने पहली बार ड्रिंक की थी उस रात। पहली बार? ये तू कैसे जानता है? वो सर, अर्पिता मेरी 2 साल से दोस्त है। उसने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया। जी सर, वो थोड़ा अपसेट थी। किस बात को लेकर? सर, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि वो उस हालत में घर जाकर अपनी माँ को फेस कैसे करेगी। इसलिए वो पूरी रात मेरे साथ मेरे घर पर ही थी। सुबह होते ही वो चली गई। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। और सुन, बिना परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाना। चल। पता है, खुश रहना, मस्त रहना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ना कभी किसी बात पे रोना भी आए ना तो हंसकर टाल दो, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और दिमाग भी शांत हो जाता है। समझी? सर, जयंती का फोन रात 10:30 बजे बंद हुआ था, वो भी उसके घर वाले एरिया में। और उसका फोन भी गायब है, जो हम मान रहे हैं कि किलर ने गायब किया है। अर्पिता मेन सस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि फोन गायब करने के पीछे की वजह माँ और बेटी के बीच की चैट हिस्ट्री को छुपाना होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता कि माँ और बेटी के बीच में बनती नहीं थी। और हाँ, वो 2 लड़के दीपेश और राघव, उनके बारे में भी पता करना होगा कि वो क्यों गायब। सर, इन दोनों लड़कों के सीडीआर में ऐसी 2 लड़कियों के नंबर मिले हैं जो साथ पार्टी में थे, अदिति और विनीता। उनसे मिलना होगा, शायद उनको पता हो कि दीपेश और राघव कहाँ है। कविता, तुम जयंती के फोन का लोकेशन IMEI नंबर से ट्रेस करो। ओके सर। सर, एक और बात, 8 बजे जयंती ने एक नंबर पे कॉल किया था जो रीमा के नाम से रजिस्टर है। रीमा? कौन रीमा? सर, वो जयंती के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। क्या है? कौन हो तुम? मैडम, आए दिन पेट दर्द की शिकायत रहती है। मुझे लगता है पेट से है। क्या? हाय मैम, आई एम सूरज शर्मा। आई एम मैच मेकर मैम। मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ। तो मैं क्या करूं?
नहीं मैम, आपने मंगलसूत्र भी नहीं पहना है और मांग में सिंदूर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स आप शादीशुदा तो नहीं होंगी ना। इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है मैम। अगर आपने शादी नहीं की तो बच्चा कैसे पैदा कर लिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम दीदी, ये पेट से क्या होता है? कहाँ गए थे तुम लोग? गुड्डी, क्या हो गया इसको? डॉक्टर के पास गए। गुड्डी 4 महीने प्रेग्नेंट है। क्या? इतने नादान क्या बन रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम इस घर में तुम ही एक लौते आदमी हो। बेटा, 10 सालों में मैंने हमेशा यही चाहा कि मैं तुझे तेरे पापा की कमी कभी ना महसूस होने दूं, और आज भी यही कोशिश करती आ रही हूं कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूं। राघव और दीपेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं जानते थे फिर भी उनके साथ पार्टी कर रहे थे? नहीं सर, हमारा मतलब है कि हमें उस मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिर तो आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि आप लोग वहाँ ड्रग्स ले रहे थे? नहीं सर, हम ड्रग्स नहीं ले रहे थे, वो तो राघव और दीपेश ले रहे थे। अच्छा, तो ये बताओ कि जयंती को किसने मारा? सर हमें नहीं पता, हम तो बस 2 बजे तक वहाँ पे थे, लेकिन हाँ उससे कुछ देर पहले दीपेश ड्रिंक्स का जुगाड़ करने बाहर गया था और वो वापस नहीं लौटा, तो उसको देखने के लिए राघव भी बाहर गया और फिर दोनों साथ में आ गए वापस। उठो चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है यार? अरे आगे का सेलिब्रेशन गुरुग्राम में करते हैं ना। हम नहीं गए सर, हम अपने घर चले गए, उसके बाद वो लोग गए थे। गुरुग्राम में वो कहाँ लेके जाने वाला था? सर कुछ नाम तो नहीं बताया था। जयंती के बारे में सुनकर मुझे भी शौक लगा। बहुत ही नेक औरत थी। जयंती का ऑफिस में किसी से कोई इशू चल रहा था? आई डोंट नो। रीमा हो ना? जी। जयंती ने हत्या के पहले करीब 8 बजे आपको कॉल किया था, क्या बात हुई थी? मैम एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी और उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं आई थी, बस इसलिए मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। जरूरत पड़ी तो दोबारा बात करेंगे। रीमा, मुझे पूरा अंदाजा है कि ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सच सच बताओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा है ना? जयंती प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और तुम भी इस सब में मत पड़ो। अरे लेकिन क्यों ना पढ़ूं? आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और ऑफिस कलीग के साथ ऐसा होगा। और तुम ज्यादा भोले मत बनो। तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? जानती हो ना किसका पाप लेके घूम रही हो पेट में? क्या करूं तुम लोगों का? अबॉर्शन तो मैं भी करवाना चाहती थी ना अरविंद, अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैं अपनी बहन को मार तो नहीं सकती ना। कम से कम जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती चिक चिक करना बंद करो। इसका मतलब है मर्डर के काफी पहले उसका फोन बंद हुआ था या फिर गायब हुआ था। दीपेश और राघव के दोस्तों के स्टेटमेंट के हिसाब से दीपेश और राघव रात को 2 बजे बाहर से अंदर आए थे और सबको जाने के लिए कहा था। क्या वो दोनों ही खून करके आए थे? और सर दूसरी तरफ अर्पिता और लकी भी 1:30 बजे के करीब पब से निकल गए थे। शायद उन्होंने जयंती को मारा और फिर वो दोनों लकी के घर चले गए। सर आपको लगता है कि जिस हालत में वो पब से निकले इस तरह से मर्डर कर सकता है? त्यागी, मुजरिम अगर शातिर हो ना तो हम वही देखेंगे जो वो हमें दिखाना चाहता है।
अर्पिता का यूं पब से लड़खड़ाते हुए निकलना, ये पूरा का पूरा ड्रामा लकी और अर्पिता का हो सकता है, ताकि उन पर किसी को शक न जाए। कविता, जयंती के घर से हमें लैपटॉप बैग मिला, उसमें से कुछ मिला? हाँ सर, एक डायरी मिली है। लगता है जयंती अक्सर उसमें लिखा करती थी। गुड्डी, चलो दूध पी लो। नहीं दीदी, मुझे दूध नहीं पीना, उल्टी आती है मुझे। देखो, अब से तुम्हें अपना खाने पीने में ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल ना। ओह, तो खाना खाने से बच्चा हेल्दी होगा? कोई जरूरत नहीं है इस पाप के लिए ममता दिखाने की। तुझे मालूम भी है कि तुझे कितनी तकलीफ होगी? डिलीवरी के टाइम पर जान तक का खतरा होता है, और मैं तुझे खोना नहीं चाहती गुड्डी। अरे दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दीदी, ये पाप क्या होता है? आप इस बच्चे को ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो पढ़ा था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैंने अपनी ये हिंदी की किताब में पढ़ा था। तू भी तो बच्ची ही है, लेकिन भगवान को तेरे पे तो तरस नहीं आया। पर दीदी, मुझे जानना था कि बच्चा टमी से बाहर कैसे आएगा? जब बाहर आएगा तो पता चल जाएगा। बताओ ना दीदी, कैसे आएगा बाहर? जब बच्चा बाहर आएगा तो वो जोर जोर से रोएगा, तो तुझे पता चल जाएगा। अच्छा, वो रोएगा मतलब उसको दर्द होगा? तुझे अब भी उसके दर्द की पड़ी है? तुझे कितना दर्द होगा पता भी है? मतलब मुझे भी दर्द होगा? हाँ, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो दर्द ठीक हो जाएगा और तुझे कुछ भी नहीं होगा। जब भी 25 जून आती है तो लगता है जैसे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसके तले दबी जा रही हूं। 10 साल पहले 25 जून को क्या हुआ था? मेरे पापा की डेथ हुई थी उस दिन। तो तुम्हारी माँ ने उनकी डायरी में ऐसा क्यों लिखा था कि 25 जून को उनका कोई बोझ उतर गया था? सर, मैंने उनकी डायरी कभी नहीं पढ़ी। नाम क्या था तुम्हारे पापा का? राजू। तुम्हारी मम्मी और पापा के बीच रिश्ता कैसा था? वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। किस बात को लेकर? मेरे पापा का एक पैर काम नहीं करता था और वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि माँ उनसे ज्यादा कमाती है। उन्हें माँ से कॉम्प्लेक्स था। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन पापा बहुत अच्छे थे, माँ उन्हें समझ ही नहीं पाई। तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक आया था उनको। तुम्हारे बाकी कोई रिश्तेदार नहीं दिखे? ना तुम्हारी मम्मी की तरफ से ना पापा की तरफ से? मेरी माँ की तरफ से कोई नहीं था सर। माँ एक लौती बेटी थी और मैंने अपने नाना नानी को कभी नहीं देखा। बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी। और पापा की तरफ से? मेरी दादी थी, पर जब मैं 7 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई। और पापा का भी कोई भाई बहन नहीं था। सर, मुझे तो लग रहा है ये अर्पिता कोई भी बात सही से नहीं बता रही। शायद वो चाहती ही नहीं कि उसके रिश्तेदार सामने आए और वो उन दोनों माँ बेटी के खराब रिश्तों के बारे में बता के उस पर शक जताए। कविता, अगर उसके माँ बाप के कोई रिश्तेदार हैं भी तो उनका तो पता लग ही जाएगा। जयंती के सीडीआर रिपोर्ट में मौजूद हर एक नंबर की डिटेल निकालो। जयंती के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जयंती ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा था कि 10 साल पहले उसके पति के मौत वाली दिन उसके सर का बोझ उतर गया था। क्या जयंती के पति की मौत के पीछे कोई राज छुपा था? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे राजू, राजू। अर्पिता, अर्पिता, तेरे पापा को अटैक आया है। मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ, तो ध्यान रखना। सर, राघव के एक दोस्त से पता चला है कि राघव और दीपेश गुरुग्राम के एक घर में है। सर, हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते फिर भाग क्यों रहे थे? हम लोग ड्रग्स लेते थे और जयंती आंटी से झगड़ा भी होता सर। उस रात पार्टी में रात को 2 बजे अचानक अपने बाकी दोस्तों को भगा दिया क्योंकि तुम दोनों मर्डर करना चाहते थे।
नहीं सर, हमारा तो पहले से ही प्लान था 2 बजे निकलने का। लेकिन हाँ, 2-2:30 बजे जयंती आंटी की बेटी अर्पिता को हमने वहां पे देखा था सर। खुद को बचाने के लिए उनकी बेटी को फंसा रहे हो? हम लोग सच बोल रहे हैं सर। एक मिनट सुनिए, आपने अर्पिता को देखा? वो तो कल से नहीं दिखी। सर, अर्पिता के घर पे तो ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व है मर्डर में, इसलिए भाग गए। लकी कहाँ है? सर, लकी घर पे था, वर्मा उसे लेकर आ रहा है। तूने कहा था कि तू उस रात अर्पिता को अपने घर पर लेकर गया था, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने अर्पिता को उसके घर पे जाते हुए देखा था। सर वो लड़के झूठ बोल रहे हैं सर। सर मुझे लगता है कि उन लड़कों ने ही अर्पिता को कहीं गायब किया है ताकि वो आपसे ये झूठ बोल सके सर। अब मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। त्यागी, ना तो हम ये दीपेश और राघव का भरोसा कर सकते हैं और ना ही लकी का। राइट सर, अर्पिता ही हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक वो गायब है सर। ये अर्पिता का फोटो सर्कुलेट करो। ठीक है सर, लेकिन सर उसकी बेटी प्राइम सस्पेक्ट निकली और कोई दूसरे रिश्तेदार का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें? मॉर्ग वालों कहें अंतिम संस्कार करने के लिए, और कर भी क्या सकते। लेकिन त्यागी, हमें जयंती के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, फिर चाहे वो उसकी बेटी हो या फिर कोई और। मैं बेटी हूँ, बीवी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्या थी और सबसे आखिर में मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ औरत हूँ। औरत होना मेरा स्वाभिमान है, और जब जब मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है, मैंने खुद को संभाला है, क्योंकि मैं सहनशील भी हूं। सर, जयंती का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। ये देखिए, एक अकाउंट मिला है। अरविंद सिंह। सर, जयंती इस अकाउंट को काफी फॉलो करती थी, इनफैक्ट इसके बहुत सारे पोस्ट को लाइक भी किया है। ये देखिए, मुझे लगता है कि इसका और जयंती का कोई कनेक्शन है, आगरा का ही रहने वाला है। बेचारी गुड्डी। गुड्डी? जी, हम जयंती को प्यार से गुड्डी बुलाते थे। क्या आप बता सकते हैं कि जयंती की बेटी अर्पिता कहाँ हो सकती है? ये आप क्या कह रहे हैं? जयंती की बेटी भी है? मतलब आप नहीं जानते? देखिए, दरअसल मैंने और सुजाता ने गुड्डी की शादी के बाद से उससे दूरी बना ली थी। कौन सुजाता? जी, गुड्डी की बड़ी बहन, मेरी स्वर्गवासी पत्नी, उनका नाम सुजाता था। अरविंद जी, ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों ने जयंती से रिश्ता तोड़ दिया? उसका दुर्भाग्य, उसका अतीत। 12 साल की मासूम थी जब उसके साथ बलात्कार हुआ। 12 साल की उम्र में बलात्कार? कौन था वो? चुकी थी गुड्डी, 4 महीने से पेट से हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं करा सकती थी वो। आप दोनों ने उन 2 लड़कों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की? उन दोनों के अब्बू बहुत ताकतवर लोग थे साहब। मैं और सुजाता अगले दिन उसके अब्बू के पास गए उसकी शिकायत लेकिन अगले ही दिन वो दोनों गुंडे हमारे घर में घुस पड़े। वो अंजाम होगा तुम लोग का जो तुम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। रातों रात हम घर छोड़ के भागे और एक दूसरे शहर में किराए के मकान पे रहने लगे वहीं। लेकिन क्या मालूम सर, उसकी जिंदगी पे उसका अतीत भारी पड़ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हीं 2 लड़कों ने जयंती का खून किया है जिन्होंने बचपन में उसका रेप किया था? रिजवान शेख नाम है उसका, दिल्ली में मशाल पार्टी का नेता है। और वो दूसरा है ना, परवेज अंसारी नाम है उसका। सर, वो भी अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं। आपके पास गुड्डी की बचपन की फोटो है? सब वो होगी तो सही, लेकिन एक बार मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ कविता, बोलो। सर, जयंती के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ था। सर, हमें वो फोन एक कचरा बिनने वाले के पास मिला। जयंती के फोन का सारा डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। सर, ये रिजवान शेख पॉलिटिकल लीडर है और परवेज अंसारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर। अरे ऑलराइट। सर, मान लेते हैं कि इन दोनों में से किसी ने कुछ किया है, तो फिर ये अर्पिता क्यों गायब है? सर, ये बात सच है कि मैं अपनी बीवी को कभी कभी मारता था, पर मैंने जयंती का खून नहीं किया सर। हाँ, जयंती का फोन मुझे मिला था, पर अगले दिन मुझे जैसे ही पता चला कि उसका मर्डर हो गया है, मैंने उसका फोन डस्टबिन में फेंक दिया था सर। ये टेढ़ी खीर है, आसानी से नहीं उगलेगा, तोड़ो इसको। ओके ठीक है। सर, एक अजीब बात पता चली है, परवेज अंसारी जयंती के बॉस का भी दोस्त है। सर, परवेज अंसारी को मैं सिर्फ 10 साल से जानता हूं और आप मुझसे 28 साल पहले की बात कर रहे हैं। 28? इसको जानते हैं? नो। चलो इसको नहीं जानते हैं, परवेज अंसारी को तो जानते हैं।
इसका मतलब आप रिजवान शेख को भी जानते होंगे। सर बड़े नेता है, मैं क्या सभी जानते हैं। हाँ, परवेज ने एक बार बताया था कि वो उनके बचपन का दोस्त है। और आप उन दोनों के दोस्त, इसका यह मतलब है कि जयंती के मर्डर में उन दोनों के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं। सर क्या कुछ का कुछ बोलते चले जा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? जल्दी दिखा देंगे। कौन है ये? आपके मुरादाबाद की है गुड्डी उर्फ जयंती। इसके जीजाजी का कहना है कि 28 साल पहले आपने इसका रेप किया था। इंस्पेक्टर, क्या तू जानता नहीं एक ईमानदार नेता के छवि पे दाग लगाने का हर्ष क्या होता है? 2 मिनट नहीं लगेंगे, सस्पेंड हो जाओगे। सर हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि भले ही देर लग जाए लेकिन सच की जीत जरूर होती है। जय हिंद। सर माना कि ये दोनों बहुत शातिर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंती के मर्डर को हम 28 साल पुराने वाले केस से जोड़ के गलती कर रहे हैं? मैं जानता हूं जयंती के मर्डर में उसकी बेटी समेत और भी सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो गुड्डी के साथ 12 साल की उम्र में हुआ त्यागी, जयंती ने आखिरी बार रीमा को कॉल किया था, जो उसके साथ उसकी ऑफिस में काम करती थी। ये रीमा से जयंती के बॉस के बारे में दोबारा बात करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। ठीक है सर। सर एक अजीब चीज पता चली। पिछले 2 महीनों में 3 जयंती नाम की औरतें दिल्ली से अबडक्ट हुई। क्या कह रही हो? हाँ सर, ये देखिए, जयंती सिन्हा, जयंती मलिक और जयंती कपूर। सर ये तीनों अबडक्शन एक हफ्ते के फासले पर हुए हैं। और सर ये तीनों औरतों के साथ क्या हुआ? सर तीनों किडनैपर के चंगुल से निकल आई, तीनों जिंदा है। सर इन्होंने किडनैपर का एक स्केच भी बनवाया है, ये देखिए। सर मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे किडनैप क्यों किया था। उसने मेरी फैमिली को फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं किया, और इसके बाद अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया। तो उस दौरान उन लोगों ने आपके साथ किया क्या? क्या चूड़ियां दिखा रहा था? जी सर, छोटी बच्चियों की लाल चूड़ियां दिखा रहा था, और बार बार बस यही पूछ रहा था कि क्या मैं उन लाल चूड़ियों को पहचानती हूँ। जयंती जी, वो आपको कहाँ लेके गया था? सर मैंने पुलिस को पहले भी बताया है, उसने मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर किडनैप किया था, और आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो गनीमत समझ कि तुझे अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है, लेकिन तेरी मौत तो पक्की है। सर मैंने जयंती नाम की बाकी की औरतों से भी बात की है। सर सभी का स्टेटमेंट पहली वाली जयंती से मैच कर रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई सुपारी किलर था जिसने जयंती को देखा ही नहीं था, लेकिन जब उसे असली जयंती मिली उसे आइडेंटिफाई किया और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन फिर वो लाल चूड़ियां क्यों दिखा रहा था, वो भी बच्चियों की चूड़ियां? हाँ सर, बचपन में गुड्डी हमेशा लाल चूड़ियां पहना करती थी। उसे लाल चूड़ियां बहुत पसंद थी, लेकिन जब दानिश भाई के घर से हम निकले थे तो उसकी चूड़ियां वहीं छूट गई थी। कौन दानिश? सर दरअसल बच्चा पैदा होने के बाद मैं, सुजाता और गुड्डी हम तीनों फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। दानिश भाई के घर पे किराए पे रहने लगे थे। अरविंद जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आइए ना। अरे वो किराया। हाँ सुजाता। अरे कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने उम्र है बच्चे की? अभी 1 साल का हुआ है, मेरा बेटा है। अरे वाह 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 वाह। ये रेंट। शुक्रिया। चलिए दोबारा आइएगा जरूर। हाँ हाँ। जीजू आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपका बेटा है? ये तो मेरा बेटा है ना। गुड्डी, तुझे कितने बार समझाया ना कि तू बिना शादी किए माँ बनी है, और वो भी इतनी सी उम्र में। भूल से भी किसी को ये मत कहना कि ये तेरा बेटा है, समझी? सर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा और हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हम उस बलात्कारी की संतान को वहां छोड़ के निकल गए। लेकिन दीदी, मेरा गोलू वो नहीं आएगा हमारे साथ। गुड्डी, गोलू की तबीयत खराब थी ना, तो
तो वो मर गया। अगर हम गुड्डी से झूठ ना बोलते तो उस बच्चे का साया हर जगह हमारी बदनामी करवाता। कहाँ छोड़ा था बच्चे को? दानिश भाई के घर पे, जहां उसकी चूड़ियां छूटी थी। दानिश जी? हाँ, दिल्ली पुलिस। दिल्ली? सर वो तो उस बच्चे को यहाँ छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने करीम को अपने बेटे की तरह पाला है। मतलब कि करीम ही जयंती उर्फ गुड्डी का बेटा है। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर। बचपन से लोग मुझे चिढ़ाते थे कि मेरा बाप कौन है। लोग कहते थे कि मैं नाजाज औलाद हूं, लवारिस हूं। इसलिए सर मैंने बचपन में ठान लिया था कि मैं अपनी माँ को ढूंढ के रहूंगा। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस लड़की का नाम जयंती था, बाकी उसके दीदी और जीजा जी उसे गुड्डी कह के बुलाते थे। तो तुम जयंती नाम की औरतों का पता लगाकर उन्हें अगवा कर रहे थे? उस दिन उनका किडनैप नहीं कर पाया था मैं, इसलिए सर मैं सीधा उनके घर पे चला गया। माँ, कौन हो तुम? अरे 28 साल से आपने मुझे देखा नहीं ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाई। तुम बोल क्या रहे हो तुम? हाँ? और हो कौन? गोलू, आपका गोलू माँ। ये आपकी चूड़ी दानिश अबू ने दी है। एक बार कह दो कि आपने मुझे पहचाना। गोलू? तो मारा क्यों? सर मैं क्यों मारूंगा, बल्कि उन्होंने तो मुझे अपना लिया था। हाँ बस मेरे असली बाप के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे मेरी माँ मिल गई थी। ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं अपने अब्बू के पास जा ही रहा था कि अर्पिता। अर्पिता, अर्पिता, तू करा रही है? मुझसे क्या पूछते हो? आप जवाब दो। इतनी रात को उस लड़की के साथ क्या कर रही थी? फिर से थप्पड़ मारा, फिर से हाथ उठाया। पापा को भी ऐसे ही मारा था ना? वो एक एक्सीडेंट था अर्पिता। शराब के नशे में ना वो मुझे मारना चाहता था। झूठ बोल क्या तो? झूठ बोलती है, झूठ बोलती है औरत। लकी जानता था ना कि मर्डर तुमने किया है? हाँ सर, वो मुझसे प्यार करता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ बचपन से इतना सब सहती आ रही है। इतने सालों से मैं अपनी माँ के लिए वेट कर रहा था सर, और मिला भी तो सिर्फ एक दिन। हाँ मुझे अर्पिता पे शक था कि उसी ने कुछ किया, इसलिए मैंने उसका अपहरण किया था सर। लेकिन चाहकर भी मैं उसे मार नहीं पाया सर। आप ही बताओ कैसे मारता? आखिर थी तो मेरी बहन ना। कैसे एक गुनाह कई जिंदगियों को दर्द और बदनसीबी से भर देता है। अगर 28 साल पहले गुड्डी को इंसाफ मिल चुका होता तो शायद आज हम उसके अंजाम को बदल सकते थे। त्यागी, ताज्जुब की बात तो ये है कि एक माँ अपने बेटे से 28 साल बाद मिलती है और उसकी बेटी को ऐसी गलतफहमी होती है कि उसने एक ही झटके में उसकी जान ले ली। लेकिन सर गुड्डी उस जयंती, उसका इंसाफ अभी तक अधूरा है। उसके रेपिस्ट अभी तक बाहर घूम रहे हैं। अगर सर हम कोर्ट से परवेज और रिजवान के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर ले लें तो करीम से उसका डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि उसका असली बाप कौन है। लेकिन त्यागी, रेप विक्टिम भी सिर्फ गुड्डी के जीजाजी के बयान पर कि परवेज और रिजवान ने उसका रेप किया था? मुझे नहीं लगता है कि रेप विक्टिम की गैर मौजूदगी में उन पे कोई केस बनेगा। कोर्ट पहली सुनवाई में अपना केस डिसमिस कर देगा। मतलब सर 28 साल के बाद भी गुड्डी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, रीमा ने नया बयान दिया है। रीमा का कहना है कि उसका बॉस विक्रम उसे मोलेस्ट करता था।
सर विक्रम ने अपने दोनों दोस्त रिजवान और परवेज के साथ मिलकर उसे एक फार्म हाउस पे ले जाकर फोर्स सेक्स के लिए मजबूर किया। लेकिन सर रीमा कोर्ट में बयान देने के लिए रेडी है। तो अब हमें परवेज और रिजवान की डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल जाएगी। सच्चाई जितना छुपा लो, एक ना एक दिन तो बाहर निकल ही आता है। किसने हटाया ना लाइन से मेरी बाल्टी को? किसने? ए तूने हटाया ना? हाँ हटाया। तो लाइन में बाल्टी लगा के चली जाएगी तो नौकर बैठाएगा पानी भरने को। आगे क्या रखती है? चल ऐसे जा। ले क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? निर्मोताई, इसकी गलती है। मैं लाइन पे लगा के गई थी मेरी बाल्टी को, इसने हटाया। मैं जरूरी काम से गई थी मेरे घर में। मोबाइल में फिल्म देखने का जरूरी काम बोलते ना। शांति, लड़ाई बंद कर। और विमला तू, वो आगे से दूसरी मेरी बाल्टी तू लगा ले, मैं हटा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो। तुमको बाकड़े पे जाना पड़ता है ना, मैं ही रखती हूँ पीछे मेरी बाल्टी। अरे बहनी, अब खाना दे भी दो, बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ा थामा भाऊ, जो पेट भरता है पहले उसकी पूजा जरूरी है। अभी लाई, तैयार रखा है मैंने। वाह, प्रतिम वही आप प्रतिम। और ये चटनी ना एकदम स्पेशल है, और ऐसी चटनी इस पूरे एरिया में कहीं भी नहीं मिलती। भाऊ आप घर चलो, मैं पहुंचवाती हूँ। दो बांगड़ा दे। क्या था? बिल्डर ने जो पेपर भेजा था उस पर साइन कब करेगी? नहीं करेगी, चल निकल यहाँ से। क्यों? ये जगह की तेरे बाप की है? ए अब्दुल, मेरे बाप पे नहीं जाना, वरना क्या? हाँ क्या करेगी? 2 मिनट के अंदर तेरी सारी एकड़ी निकाल दूंगा, समझी क्या? क्या रे, मेरी ऐसे क्या बात कर रहा तू? है मेरे से बात करना। क्या बात करेगा बे तू? तुम लोग की औकात से बात कर रहे हो? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? कॉलर छोड़ तो कुत्ते के माफी मारूंगा। तेरी लुटा के ना दिखा देगा। धंधे की जगह है, यहाँ पे मारपीट करोगे तो पब्लिक आएगा क्या खाना खाने के लिए? अब तो क्यों झगड़ा कर रहा था? ये सब इस 2 कौड़ी की औरत की वजह से हुआ है। और तमीज, औरत से कैसे बात करते पता नहीं तुझे? और तू ये भूल गया कि वो मेरी बचपन की सहेली है? माफ कर दे रहे उसको, थोड़ा सर्किट है, ठीक है? तू जा, तू चल चल यहाँ से। जाने दे, काम कर। कड़ाक, चल बैठ दे इसको। अब्दुल ध्यान रख इस पे। अब्दुल क्या है रे? हाँ, कितने देर तक ऐसे मुंह लटका के बैठेगा तू? लेकिन ताई वो अपना जो माल है ना, उससे ज्यादा कड़क पकड़ उस निर्मला की चाल वालों पे। साला 40% लोग इस निर्मला की वजह से साइन नहीं कर रहे हैं। जिस रीडेवलपमेंट का काम हमने लिया ना, वो रुक गया है। ऐसे में तेरा ऐसा बर्ताव सब गड़बड़ कर देगा यार। सुन, निर्मला को मैं हैंडल करती हूँ, तू फक्त बघ मी काय करते। काय निर्मला, कशी आहेस? क्या काम है? तेरे फायदे का काम है। देख, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। तुम 40 वालों के लिए 1 BHK का फ्लैट है, मैं तेरे लिए 2 BHK का फ्लैट अरेंज कर रही हूँ, और उसके साथ सोफा, AC सब कुछ। और उसके साथ मैं तेरे को 10 लाख रुपए देती हूँ। फिर तो अपना बाकड़ा हटा के मस्त दुकान खरीद लेना। क्या बोलती है? और बाकी 40 वालों का क्या होगा? निर्मला, सबके बारे में सोचना बंद कर, अभी तू अपने बारे में सोचना। तू सिर्फ अपना घर बिल्डर को दे दे, और ये 40 वालों का घर भी बिल्डर को दे दे। क्या बोलती है? तो तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है? अरे नहीं रे। ए विमला, ममता, शांति, बाहर आओ रे। निर्मला, तेरे और मेरे बीच की बात थी ना? नहीं, ये सब 40 वालों के भविष्य की बात है। ये माधुरी, जो खुद को इस एरिया की भाई समझती है, दादा समझती है, रिश्वत दे रही है मुझे। कहती है मैं मेरा और तुम सबका घर बिल्डर के नाम करवा दूं।
निर्मला चुप रह, समझी? नहीं रहूंगी। क्या कर लेगी? मार डालेगी मुझे? हाँ, तू रुक, यही रुक। देखा, तुम लोगों के भले के लिए मैं सब कर रही हूँ, और ये निर्मला तू क्या मारेगी मुझे? हाँ, मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगी। सलमा बात को समझ। हाँ प्रशांत, आईना के ऊपर घासलेट डाले भाई। क्या? तू रुक, मैं आ रहा है, अभी आ रहा है। चल अभी निकल यहाँ से, नहीं तो मैं सच में कुछ आग लगा लूंगी। निकल। आई क्या हुआ तेरे को? है तू ठीक है ना? काकी इधर कुछ हुआ है क्या? आई तू बैठा क्या? जाना अंदर से कंबल लेके आ। दिखा जाऊ जन्म घर आता तू घूरना बंद कर, नहीं मानेगा? रुक तेरी अस्सलाम वालेकुम साहब, तुमने फोन किया था? हाँ साहब, वो आपको एक जरूरी बात बतानी थी, अगर आप माधुरी ताई को ना बताएं तो। बोलो साहब, वो माधुरी ताई निर्मला से रिश्ता निभाने के चक्कर में कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रही है, इसीलिए उसके लोग साइन नहीं कर रहे हैं। माधुरी रिश्ते निभा रही है तो निभाने दो, तुम किस लिए? मुझे मेरे काम से मतलब है। दादा ये क्या है? कुछ भी। माफ करेगी? ये लीजिए पानी। ए आई, क्यों कर रही है तू ये मेहमान नवाजी? चल बाहर, चल निकल यहाँ से, चल निकल। राकेश छोड़ बाबा को। क्यों चाहिए आई 8 साल बाद ये आदमी तेरे को? हाँ, भूल गई तू कैसे हम लोग को रोड पे छोड़ के गया था भीख मांगने के लिए? आई, इस घर को, इस परिवार को किसी की जरूरत नहीं है। खड़ा क्या है तू? चल बाहर, चल। अब एक शब्द और निकाला ना तो खैर नहीं तेरी। मैंने इतनी पूजा पाठ की ताकि ये वापस आ जाए, और तू ऐसा सलूक कर रहा है इनके साथ। कहीं नहीं जाएंगे ये। ठीक है, रख तू इसको, मैं ही निकल जाता हूं। राकेश, माधुरी, सुना है आजकल तुम्हारे तेवर काफी ढीले पड़ गए हैं। किसने बुलाई है? तुम्हारे काम ने। देखो माधुरी, मैं धंधे वाला हूं, साफ साफ बात करता हूं, और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैं अपनी डेडलाइन बढ़ाने वाला नहीं हूं, और तुम्हें उसी डेडलाइन के भीतर काम करना होगा। किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा हमारा डील खत्म। राकेश, प्रशांत, तुम दोनों का नाश्ता बना लिया है, खा लेना। इतनी सुबह सुबह काय को बना दिया ये नाश्ता? मंदिर जा रही हूँ मैं, आने में देर हो जाएगी। आज 19 जुलाई है ना? जा। सुनिए, चटनी जरा ज्यादा डालिएगा, लोग इसी के लिए आते हैं। क्यों? चटनी में मोहिनी मंत्र डालती है क्या? आप भी ना। ये ला, ये ला। अरे लाता है, 2 प्लेट लाता है। बंद कर रहे की दुकान, बंद कर सब। चल बंद कर, चल। क्या हुआ भरत भाव? क्या हुआ भरत भाव? हाँ? अरे अपने खाने से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के पूछती क्या हुआ भरत भाव? अरे क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? तुम लोग को भी खून की उल्टी करने का है? निकलो यहाँ से। और सुन, अगर मेरे बाबा का कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
छोड़ो मुझे, आई के पास जाना है। आई बॉडी का सबसे पहले किसने देखा? सर इस कचरे वाले ने देखा, इसने गांव वालों को बताया और गांव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया। बॉडी के आसपास कुछ मिला? हाँ सर, ये ब्लेड मिला। एक बात और सर, जितने इत्मीनान से ये बैठी हुई है और इसके हाथ की नस कटी हुई है, सर देख करके ऐसा नहीं लगा है कि इसने सुसाइड किया है। सर लगता है न्यूज पढ़ के या न्यूज में देख के इसको पता चल गया था कि इसके खाने की वजह से कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से 2 लोग मर गए, तभी शायद गिल्ट में आके इसने सुसाइड कर लिया होगा। फिलहाल किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को। अच्छा सर, निर्मला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निर्मला ने सुसाइड नहीं किया था, उसका खून हुआ। सबसे पहले उसे किसी तरह का नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उसके हाथ की नस काटी गई। तो स्ट्रगल के मार्क्स मिले हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं है। हत्या 19 जुलाई की रात करीब 10:30 से 11:30 के बीच हुई है। सो ब्लेड की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ब्लेड पर जो ब्लड मिला है उसके साथ निर्मला का ब्लड ग्रुप मैच तो होता है, लेकिन उस ब्लेड पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जबकि ब्लेड पर निर्मला के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। जिस मैं वही सोच रहा हूं, कोई अपने घर से दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? किसी ने बड़ी चालाकी से इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? हो सकता है विजय, क्योंकि उनके घर पे फूड पॉइजन से मौत हुई। राइट सर, और दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। फोन करके बुलाओ सब। सर का तो नंबर बंद है। नहीं सर, दोनों के नंबर्स बंद है। उनके घर पे एक टीम भेजी और चलते हैं, पता करते हैं 19 जुलाई को वहां पर क्या हुआ था। राइट सर। रात को 9, 9:30 बजे घर पे वापस आए तब तो साहिबा हमारे घर पे ही थी, जो लेटी हुई थी। हम दोनों भाई अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। आधी रात में बाबा रूम पे आए और बोले कि भाई घर में नहीं है करके। आई उठे, आई अंदर ही होगी ना? अरे अंदर नहीं है। मैंने अपने बेटे को जगाया और ढूंढना शुरू किया। सोचा नहीं था साहब निर्मला इस हाल में मिलेगी। साहब इनको तो नहीं देखा था, मैंने निर्मला देवी को देखा था बाहर जाते हुए। कितने बजे? यही कोई रात को 8 बजे के आसपास। सर मैंने कुछ कांस्टेबल्स को भारत और विजय के घर पे भेजा था, लेकिन वो दोनों तो डेड बॉडीज लेके अपने गांव चले गए। शिंदे ये सब इनकी चाल भी हो सकती है। इन्हें कांटेक्ट करते रहो, जैसे कांटेक्ट होता है इन्हें थाने में। सर 19 जुलाई की रात को इसने कुछ देखा था। कौन हो तुम? सर मेरी सड़क पे सर पान की दुकान है। क्या देखा था बताओ? सर उस रात एक आदमी सर ऑटो में आया था और वो सर निर्मला ताई का पता पूछ रहा था। निर्मला ताई? वो आगे से ना लेफ्ट चले गया। उसका नाम, चेहरा या ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? तो कुछ ध्यान नहीं है सर। अच्छा कितने बजे की बात है? सर लगभग 11 या 11:30 बजे की बात है। अच्छा उस रात को घर पे कोई आया था क्या? मालूम नहीं साहब, हम दोनों तो सो गए थे। और आप? मेरे को भी कुछ मालूम नहीं साहब। सर कहीं भरत और विजय में से तो नहीं कोई आया था? हो सकता है। एक काम करो, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो उसकी फुटेज निकालो। सर यहाँ आते वक्त देखा था, सीसीटीवी फूटा हुआ था। देखो साहब, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है वो कैमरा मैंने फोड़ा, लेकिन अगर बाकी के लोग बोल रहे तो फोड़ा होगा। सी बात, वो कैमरा तूने तोड़ा था अपनी मर्जी से या किसी ने पैसे दिए थे तुझे तोड़ने के लिए? अपन आपको सीधा बोल, जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, और ये आप बेवजह मुझ पर दबाव मत डालो। सुन, बेवजह तेरे पे दबाव नहीं डाल रहे हम। 16 तारीख को तूने सीसीटीवी तोड़ा था कि नहीं? 19 तारीख को किसी ने उसका खून कर दिया। बेटा तेरे पास वजह तो बहुत सॉलिड है, अब तू डिसाइड कर ले, यहाँ सीधे सीधे बताएगा या तेरी हड्डियां तोड़ू मैं। मैंने अपना बयान बता दिया, अभी आपको जो सोचना है वो आप सोच सकते। ठीक है चल जा। तू नहीं मारा ना मेरी आई को? अरे कौन बड़बड़ करता है, मैं कभी वापस आया हूँ तो ऐसा जवाब करता रहता है। देख घर में मातम का माहौल चल रहा है, थोड़ी शांति बना कर। और तू तुझसे सवाल जवाब करने होंगे मुझे। जब भी फोन करूंगा ना फौरन आता है।
शिंदे, एक काम करो, भरत और विजय के साथ साथ निर्मला के जितने भी परिवार वाले हैं उनका सीडीआर और फोन लोकेशन निकलवाओ, और दिनेश का भी। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं सर। भरत और विजय दोनों से कांटेक्ट हो गया, थाने बुलाए दोनों को। चल सर। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे, और फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? क्यों नहीं मार सकता तू उसे? उसके खाने की वजह से तेरे बाबा की मौत हुई थी ना। मौत का बदला तो मौत से ही लिया जाता है। अरे साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। हाँ, गुस्से में उसके बाखड़े पे गया था, तोड़फोड़ जरूर किया था, पर साहब बाद में वो निर्मला हॉस्पिटल आई थी, माफी भी मांगी, लेकिन मैं गुस्से में था इसलिए उसको वहां से जाने के लिए बोला साहब। सर मुझे तो लगता है भरत और विजय ये दोनों कहानी बना रहे हैं ताकि हम इन दोनों पे शक ही ना करें। इन पे शक ना करने की तो कोई वजह बनती नहीं, उनका अपना आदमी है, और कोई भी अपने आदमी को इस तरह आसानी से नहीं भूलता। हो सकता है हुडी वाला आदमी यहीं का है। आप कुछ जानती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? साहब, ये सब कुछ वो बिल्डर ने करवाया है और माधुरी ने किया है। लेकिन क्यों? हमारी ये चाली रीडेवलपमेंट में जा रही है, जिसके लिए उस बिल्डर ने यहाँ की दबंग औरत माधुरी को ये सारी जमीन हड़पने का जिम्मा सौंपा है, और वो मन माने ढंग से और मन माने दाम पर ये सब हड़प भी रही है। लेकिन निर्मला ताई वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। निर्मला ताई के मरने के 2-3 दिन पहले ही उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं आप लोगों के साथ। थँक यू साहेब, सगळी माहिती तुम्हाला खोटी मिळाली। अरे हम दोनों तो बहन जैसे थे, और मैं वो इंसान हूं उसको तब खड़ा किया था जब उसका मर्द उसको और उसके बच्चों को छोड़ के चला गया था। साहब वो बाकड़ा था ना, खाने की दुकान, सब मेरी ही देन है। अब पूछ लो ना किसी से भी। पूछा और पता लगा है हमें कि तुम जबरदस्ती कर रही थी उसका घर बिकवाने के लिए। वो घर बेचना नहीं चाहती थी, और उसके साथ साथ तकरीबन 30% लोग थे जो घर नहीं बेचना चाहते थे, उसका कहना मान रहे थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, जो काम तुम्हें सौंपा गया था। साहब आंकड़ा थोड़ा गलत, 10-15% छोड़ के सब लोग रेडी थे। और मुझ पे क्या शक कर रहे हो? अगर आपको शक करना है तो उसके मर्द सुधीर पे करो ना। 8 साल तक बैरागी का ढोंग करके, मोक्ष का ढोंग करके अभी लौटा है, और लौटने के बाद ही तो निर्मला की हत्या हुई है, और हर चीज का मालिक बन बैठा है अभी वो। मालिक बन बैठा मतलब? साहब ये सुधीर यहाँ का घर जवाई है। ये जो था वो सब निर्मला के बाबा का था, और उन्होंने मरने के पहले सब निर्मला के नाम पे कर दिया था। सुधीर के बारे में और क्या जानती हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो साहब? आप खुद छानबीन कर लो ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस बैरागी सुधीर के बारे में। बोल। साहब मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं बैरागी जीवन जीने के लिए घर से भाग गया था। जब मेरे को लगा कि ये जीवन मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं वापस भाग के अपने परिवार में आ गया। आपसे विनती है साहब कि मेरे पे संदेह मत करो। संदेह ना करें। अचानक से यहां से चला गया, अचानक से वापस आ गया, तो तेरे आने के तुरंत बाद फूड पॉइजनिंग का किस्सा हुआ, और उसके बाद निर्मला की मौत। अगर इस क्रम में देखे ना तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट बनता है, समझा? जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे पुख्ता सबूत, गवाह मिल गए ना, तो ऐसी धुन गवाऊंगा कि सारी जिंदगी जो है बैराग गाता फिरेगा जेल में। आई, ये तो मी। अरे थाम थाम थाम, इसको रख नीचे। काय झाला आता? जरा पकड़ना। आई रहने दो ना ये सब, खेलने जा रहा हूँ, पूजा करने नहीं। अरे तेरे लिए तो वही पूजा है ना, और आज तेरा ट्रायल है। ये खास ताबीज तेरे बहुत काम आएगी। चल चल, अब देरी हो जाएगी। हाँ तू जा। मैं लिखता हूँ। प्रशांत खाना खा ले भाई। मुझे भूख नहीं है। ठीक ऐसे मत कर, तू ही बचा है बस मेरी जिंदगी में। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। खा ले भाई।
सर निर्मला, भरत, विजय, माधुरी, दिनेश, राकेश और प्रशांत, इन सब के कॉल डिटेल्स आ गए हैं और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सुधीर? सर सुधीर के पास तो मोबाइल ही नहीं है। सर निर्मला के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से शाम के 6 बजे के बाद वो अपने घर पे ही थी और जिस वक्त उसकी मौत हुई थी उस वक्त भी उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही थी। ये निर्मला घर पे नहीं थी और भरत और विजय ने भी उसे हॉस्पिटल जाते हुए देखा। और सर बच्चों ने उसे घर में देखा था, लेकिन जब सुधीर आया तब वो घर में नहीं थी। इस सुधीर में विश्वास नहीं किया जा सकता। बाकी लोग सीडीआर में कहते हैं। सर मेरे हिसाब से बाकी सब तो क्लीन लग रहे हैं, क्योंकि ना ही निर्मला के साथ इन सब की कोई बातचीत हुई थी और ना ही इन सब में से कोई भी 19 जुलाई रात के 10:30 से 11:30 के बीच मर्डर वाले एरिया में गायब। जिसने भी किया है बहुत प्लानिंग के साथ किया है। पहले उसने इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की, फिर जब उन्हें पता चला कि हम मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसने सारे सबूत जो है छुपा दिए ताकि हम सबूत ढूंढी ना। लेकिन सर मुझे हैरानी इस बात पे हो रही कि निर्मला उस पेड़ वाली जगह पे कैसे पहुंची और कातिल ने उसे नशे की दवा कब दी? या तो उसे घर पर ही जो है नशे की दवा दी गई और फिर उसे वहां ले जाकर जो है उसकी नस काटी गई, या फिर उसे वहां ले जाकर उसे नशे की दवा दी गई और फिर वहां उसकी नस काटी गई। इस हुडी वाले आदमी की क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक उस आदमी के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। रिकॉर्ड एक काम करो, निर्मला के सीडीआर में जितने भी लोग हैं इन दिनों जिनसे बात कर रही थी वो, उन सबकी हिस्ट्री सर। शिंदे, भरत, विजय, माधुरी और सुधीर, इन सब के पीछे एक सादी वर्दी के अंदर कांस्टेबल हो सकता है इन सस्पेक्ट्स के जरिए हम मर्डर तक पहुंचे और हो सकता है इस हुडी वाले की गुत्थी भी सुलझ जाए। अरे सुधीर भाऊ, मोबाइल को लेते जाओ, मालूम आज के टाइम में इसके बिना जीना मुश्किल है। अरे नहीं, ये जी का जंजाल तू ही रख, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूं। खोटे ठेवली, ये 19 जुलाई किसी को याद क्यों नहीं रहता? आई? हाँ। आई इसे ढूंढ रही है क्या? अरे हाँ, कहाँ मिला? दादा ने बिस्तर के पास छोड़ दिया था। तू मेरा राजा बेटा है। पता है कितना काम है आज? चल मैं निकलती हूँ। पानी क्या रे? बाबा, आपको शर्म नहीं आती ना? अभी आई को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और तुम अपने बाबा को ज्ञान देगा? ए बाबा, ए बाबा, ठीक है प्रसन्न? हाँ? को मारा इसको? बच्चे तुम्हारे? गाय के बच्चे हैं, कोई नहीं लगते मेरे। इन दोनों ने मेरे को मारा है। अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं देख क्या करता हूँ। मेरे को आम दिखाता है। सर निर्मला के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से चेक किए। ज्यादातर नंबर्स उन्हीं लोगों के हैं जिनके साथ निर्मला की रोज बातचीत होती थी, जैसे कि निर्मला के बेटे, निर्मला के चौल वाले, फूल वाला, दूध वाला, मच्छी वाला वगैरह वगैरह। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके साथ पिछले 6 महीनों में निर्मला की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन 19 जुलाई शाम को करीब 7:55 पर उस नंबर से निर्मला को कॉल आया था। किसका नंबर है? सर उसका नाम नीलेश जोशी है सर, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और उसके लैंडलाइन नंबर पर सिर्फ रिंग जा रही है, कोई फोन उठा नहीं रहा। एड्रेस क्या है? गायकवाड़, एम्बुलेंस बुलाओ। सर सर मेरी डॉक्टर से बात हुई। नीलेश और उसके घर वाले धीरे धीरे रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है। हॉस्पिटल अथॉरिटी को बोल के रखा है कि समय समय पर हमें अपडेट करता रहा। एक और बात सर, राकेश से भी मेरी बात हुई
लेकिन उसका कहना यह है कि वो नीलेश नाम के किसी आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। सर, इस सुधीर के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। ये जो गुरु तुझे बैरागी जीवन सिखा रहा उसका नाम नैना है ना? उसी के साथ था ना तू यहाँ आने से पहले? हाँ साहब, मैं उसी के साथ था। चल अब ये बता, तूने निर्मला को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने निर्मला को नहीं मारा, मैं भला निर्मला को क्यों मारूंगा साहब? क्यों नहीं मारेगा तू? हाँ, यही तो करने आया था ना तू, ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर हो जाए, ऐसे बेच बाच कर तू यहाँ से निकल जाए। देखो साहब, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझा? हम जानते हैं तेरा उठना बैठना था माधुरी के आदमी अब्दुल के साथ, और तूने अपने बेटों को धमकी भी दी थी कि तू उन्हें सड़क पर लेगा, है ना? बोल। अब्दुल और बेटू के झगड़े वाली बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब। तो तेरा अचानक से घर से बाहर निकल जाना और फिर वापस आ जाना, ये सब क्या है? बताते साहब, मेरे परिवार में गरीबी बहुत थी साहब, और इसलिए मैं जो भी मेरा जमा पूंजी था और मेरा निर्मला के गहने लेके मैं भाग गया और दूसरे शहर में नैना के साथ रहने लगा। जवानी तो एकदम अच्छे से कट रही थी साहब, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और पैसे की तंगी के कारण नैना के साथ झगड़ा होना शुरू हो गया, तो मैं वहां से भाग के वापस आ गया ताकि इधर मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो साहब, इधर निर्मला का खून हो गया साहब। अच्छा, तो ये नैना क्या कर रही थी तेरी जिंदगी में? साहब, वो मेरा थोड़ा औरत कमजोरी है, तो इसलिए जब अब निर्मला नहीं रही तो मैं नैना के संपर्क में वापस से आ गया। ये बहुत बैरागी कहानियां सुनाता है, इसका बैराग निकालो, फिर जाकर ये सच बोलेगा। सर, माधुरी को वहां जिस कांस्टेबल को तैनात किया था, उसने बताया कि माधुरी 2 दिन से दिखी ही नहीं है। माधुरी किधर है? क्यों? सवाल हम करेंगे, जवाब दे सीधा से। माधुरी किधर है? 2 दिन से दिखाई नहीं दी। तो तूने ढूंढा नहीं? अरे ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी कुछ पता चला नहीं। ठीक है सर, अब्दुल अपने घर पे इतना रिलैक्स था, मुझे नहीं लगता माधुरी कहीं गायब हुई है। मुझे तो लगता है उसे कहीं छुपा के रखा हो। हालांकि सवाल उठता है कि क्यों, और इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ माधुरी को ही नहीं बल्कि इस अब्दुल की कुंडली भी खंगालनी पड़ेगी। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, नीलेश तो उल्टा थाने पहुंच गया हमसे मिलने। सर, मैंने अपनी मर्जी से निर्मला को फोन नहीं किया, मुझे करवाया गया था जबरदस्ती। किसने करवाया था फोन? सर, मालूम नहीं, लेकिन उसने हुडी पहना हुआ था और एक अजीब तरीके का मास्क लगाया हुआ था। सर, आपका पार्सल आया। पार्सल? सुना ना, कोई पार्सल मंगवाया था क्या? क्या देखो, मैं यहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। क्या चाहिए तुमको? तू वीकेयर इंश्योरेंस में काम करता था ना? हाँ, ऐसे में मुझे निर्मला का पता चाहिए। 10 महीने पहले वो अंधेरी से मलाड के बीच में भूखे प्यासे घर पे पड़े रहे। अगर एक आध दिन भी और कोई नहीं आता तो। लेकिन निर्मला का कुछ तो रिश्ता होगा इस आदमी के साथ। डेटा पता करते वक्त सर हमें ये पता चला कि निर्मला को पता चल गया था ये कंपनी फ्रॉड है और उसने ये नौकरी छोड़ दी, और कुछ दिन बाद मैंने भी ये नौकरी छोड़ दी। आप जा सकते। थैंक यू सर। सर, जिस नीलेश को हम सस्पेक्ट मान के चल रहे थे, वो तो खुद ही विक्टिम निकला। लेकिन इसके बयान से एक फायदा हुआ है, हमें एटलीस्ट ये तो पता चला कि वो हुडी और मास्क वाला आदमी नीलेश के घर से निकल के निर्मला के घर पर गया था। बाइकआउट सर, एक काम करो, नीलेश के घर के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसे खंगालो। राइट सर। ये तो माधुरी है, अंबेडकर नगर की दबंग। आ गए कोर्ट, फुटेज है? हाँ सर, ये देखिए सर।
उस ऑटो रिक्शा की डिटेल्स निकालो, उसे ट्रेस करो। हेलो, पूनम नगर थाने से पीएसआई राठौर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी की मौत 25 जुलाई को दोपहर 3 और 4 के बीच में सर फटने से हुई थी। इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए गए और सर सारे बॉडी पार्ट रोड के लेफ्ट साइड में फेंके गए थे। ये साड़ी पे स्टेन्स क्या है? इसकी रिपोर्ट है आपके पास? नहीं सर। इसकी एक रिपोर्ट बनाइए और मुझे भेजिए। हाँ सर। सर, जिसको हम सस्पेक्ट मान के चल रहे थे, किसी ने उसी को मार दिया। सर, इस केस में चल क्या रहा है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। चिंडे, लगता है बहुत बड़ा खेल है जिसे शायद वो बिल्डर खेल रहा है। मतलब? ये बिल्डर जो है ना, शतरंज का खेल खेल रहा है। इसने दो महारथियों को आपस में भिड़ा दिया। कोई कटे या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ बिसात जो है खाली चाहिए। और ये बिसात वो जमीन जिस पे वो रीडेवलपमेंट करना चाहता है। गायकवाड़ एक काम करते हैं, अंबेडकर नगर से उस एरिया तक जहां पर माधुरी का लास्ट बॉडी पार्ट मिला, उस पूरी एरिया का सीसीटीवी फुटेज देखो क्या निकल गया। बस बिल्डर को बुलाओ। सर, इस धंधे में माधुरी, अब्दुल जैसे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोकल होते हैं और लोग इनकी बातें सुनते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपना काम करवाते हैं, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रखे सर। ये किसी को मारना, पीटना, गायब करना, मर्डर करना, ये हमारा काम नहीं है। आप चाहें तो हमारे बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फौरन आइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। इस बिल्डर के खिलाफ मुझे पक्का सबूत चाहिए। सर, वो ऑटो वाला मिल गया, उसको बाहर बिठा कर रखा है। ये तेरा ही रिक्शा? हाँ सर। इस आदमी को तुमने अंबेडकर नगर में छोड़ा था? जी सर। इस आदमी के बारे में कुछ पता है तुझे? कुछ नाम या चेहरा कुछ देखा था तुमने? नहीं सर। कुछ अजीब या खास नोटिस किया था तुमने? कुछ खास बात तो नहीं सर, लेकिन उसने जो हमको नोट दिया था वो फटा हुआ था। भाई साहब, ये नोट नहीं चलेगा, फटा है, दूसरा नोट दो। रख ले, मेरे पास छुट्टी नहीं है। और भाई मुझे नहीं पता, मुझे पैसा दो। अच्छा ठीक है, चल फोन से करता हूँ। नंबर बोल। सर, उसके बाद दूसरा नोट नहीं था तो उसने हमको ऑनलाइन पेमेंट किया था। गायकवाड़, इसके फोन में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स निकालो। उस आदमी का नंबर हमें मिल जाएगा। और ये आदमी मुझे चाहिए। सर। बता, निर्मला को क्यों मारा? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। देख, सारे प्रूफ है हमारे पास। तेरा फोन लोकेशन नीलेश के घर के पास मिला और 10:30 से 11:30 के बीच में तेरा फोन लोकेशन निर्मला के घर के पास था। क्या कर रहा था वहां पर तू? नीलेश के घर में गया था और उसके बाद में वहां से निर्मला के घर भी गया था, क्योंकि मैं उस धोखे पर निर्मला को मारना चाहता था सर, जिसकी वजह से मेरी माँ की दर्दनाक मौत हुई है। मुझे अपने ऑफिस के काम से अपनी बीमार माँ को घर में छोड़ के कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। उसी दौरान सर उस निर्मला ने मेरे घर में एंट्री की। पता नहीं किस तरह उसने मेरी माँ से अपनी दोस्ती बढ़ाई और मेरी माँ को अपने झांसे में लेकर वो एक हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर मेरे घर से सारा पैसा लेके चली गई सर। सर, जब मैं बेंगलोर से वापस आया तो मेरी माँ बहुत बीमार थी सर। मैं अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल गया। सर, हॉस्पिटल जाने पे मुझे पता चला वो जो हेल्थ कार्ड उसने बना के दिया था वो तो सर जाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे लेके चली गई थी सर। सर, उस धोखेबाज की वजह से मेरी माँ की बहुत दर्दनाक मौत हुई सर। सर, मेरी माँ ने मुझे 2 चीजें बताई थी, एक तो वो हेल्थ कार्ड और एक बिना सरनेम का नाम, ये निर्मला। सर, वो सब लोग उठ के निर्मला को ढूंढने लग गए। आई कुछ है? आई अंदर ही होगी ना। अरे अंदर भी है। ए प्रशांत, आई नहीं मिल रही है, चल देख किधर है। मैं बहुत घबरा गया था इसलिए मैं वहां से भाग आया सर। अच्छी कहानी, लेकिन एक इंसान इतना कुछ कर सकता है पता ढूंढने के लिए, तो जब पता मिल जाएगा तो उसके साथ क्या करेगा? चल ठीक है, ये बता, माधुरी के साथ क्या प्रॉब्लम थी तेरी? उसे क्यों मारा? कौन माधुरी सर? तो तू माधुरी को नहीं जानता? नहीं सर, मैं किसी माधुरी को नहीं जानता। नहीं जानता? सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी माधुरी को नहीं जानता। सर, माधुरी की साड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है।
हो साहब, वो गाड़ी मेरी ही है, लेकिन 25 तारीख की दोपहर को मैंने गाड़ी भाड़े पे दी थी। किसको? देख अब्दुल, तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत। तूने 19 जुलाई को राकेश से भाड़े पे गाड़ी ली, और वही गाड़ी जो है अंबेडकर नगर से पूनम नगर तक हमें दिखी है सीसीटीवी कैमरा पे। और उसी ड्यूरेशन के दौरान तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। जब हमने ड्यूरेशन ट्रैक किया तो पता चला कि तो अंबेडकर नगर से पूनम नगर तक का तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। चल अब सच सच बता, तू ही गाड़ी चला रहा था और तूने ही खून किया ना माधुरी और निर्मला का? नहीं साहब, मैंने सिर्फ माधुरी को मारा है, लेकिन निर्मला को मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोल, तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। तू बिल्डर के टच में था और तूने निर्मला के पति के जरिए वो घर जो है बिल्डर के नाम पर कर दिया था, है ना? साहब वो बात सच है, लेकिन मैंने सिर्फ माधुरी को मारा है। खोपड़ी खराब करके रखी थी उसने। मेरी चुगली करेगा तू? मेरी जगह लेना चाहता है तू? चल बाहर निकल यहाँ से, निकल साला गंदी वाली का कीड़ा। एरिया में फिर से आने का नहीं, समझा? उसके बाद राकेश से मैंने गाड़ी भाड़े पे ली, बॉडी के टुकड़े किए और रास्ते में फेंकता चला गया। अब साहब, कोई इंसान सारी उम्र तो किसी की गुलामी नहीं कर सकता है ना, इसलिए मार दिया। उसके बाद उसका और बिल्डर का दोनों का काम संभालने लगा, लेकिन साहब निर्मला को मैंने नहीं मारा। सर मुझे अब भी नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है। खातिरदारी करते रहो, कभी ना कभी तो सच बोलेगा ही। सर राकेश की गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है। सर उस गाड़ी में एक नहीं बल्कि 2 इंसान के ब्लड के टेस्ट मिले। अब बोलना शुरू करेगा? आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कुछ नहीं किया। तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और आई विटनेस भी। आई विटनेस? तेरी गाड़ी में निर्मला के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले और हमें पता है तू मार कर उसी गाड़ी में लेकर गया था। मैं क्या करता साहब, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने प्रशांत को भी शामिल करने का डिसीजन लिया। इसके लिए साहब इसका ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी था। इसका अंडर 16 ट्रायल मैच था ना, आई ने इसकी गले में एक ताबीज बांधी थी। मैंने इसको उस दिन नशीला पदार्थ खिला दिया, ये मैच ही नहीं खेल पाया। फिर मैंने इसको बताया कि ये जो आई ने गले में ताबीज बांधी है ना, इसके कारण तो मैच नहीं खेल पाया। साहब आपको याद है एक पुलिस वाले की लाश मिली थी जिसपे कीड़े पड़ गए थे, वो पेपर में भी छपा था। मैंने प्रशांत को बताया कि आई ने इसको श्राप दिया था। मैं खुद साहब इसके सामने नकली खून की उल्टियां करता था। पहले इसको बताया कि आई के काला जादू के कारण मेरे को कैंसर हो गया है। मैंने इसके दिमाग में ये बातें बैठा दी कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये लोग अंधे होते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के कारण अपने कोख के भी बलि दे सकते हैं। अगर हम दोनों को बच रहे हैं ना, तो हमें कुछ करना होगा, तब जाके ये माना साहब। हमने डिसाइड किया था कि आई को ऐसे मारेंगे ना ताकि ये सुसाइड लगे। हम सोच ही रहे थे कि अपने प्लान को कैसे अंजाम दें, तभी बाबा आ गए। फिर हमें लगा कि ये तो अच्छी बात है, अब अगर कुछ होता है शक बाबा के ऊपर जाएगा, ताकि वो इतने सालों बाद वापस आए। सर उसी दिन हमने खाने में दवाई मिला, वो फूड पॉइजनिंग वाला केस हुआ था ना, उस रात को जब चौली के सारे लोग सुकून से सो रहे थे, बाबा भी घर में नहीं थे, मैंने आई को पानी में नींद की दवा मिला के पिला दिया। फिर साहब जब वो अपना होश खोने लगी ना, तब हमने अपने प्लान को अंजाम दिया। तो इस दुनिया की सबसे अच्छी आई है, पर तू अपने ही बच्चों के लिए जान का खतरा बन गई है। तुझे इस दुनिया से जाना होगा, पर तू चिंता मत कर आई, तेरे बच्चों ने तेरे मोक्ष का सारा इंतजाम कर दिया है। आज 19 जुलाई, हम तुझे उसी पेड़ के नीचे गाड़ेंगे जहां नाना जी की अस्थियां गड़ी हुई है, और वो जो ब्लेड थी उसको कपड़े से पोंछ के आई की बॉडी के पास रख दिया और वापस घर आके सो गए। लेकिन तुमने अपनी मां को मारा क्यों? मैं क्या करता साहब? मैंने कहा ना, मैं तुझे सलमा से शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन काय को आई, मैं सलमा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? कितनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं मैं? तुम दोनों की उम्र जो कानून के हिसाब से भी शादी लायक नहीं है, और तेरा ये गाड़ी चलाने की आड़ में चरस गांजा का धंधा करना। आई छोड़ दूंगा मैं, हमेशा के लिए थोड़ी ना कर रहा है, बस कुछ दिनों के लिए कर रहा है। देख ताकि तू, मैं,
प्रशांत, सलमा इस गटर वाली जिंदगी से बाहर निकल सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। ये सपनों का लालच देना छोड़ दे तू, अपने तरीके सुधार, पढ़ाई पर ध्यान दे, गलत धंधे छोड़ दे और खासकर उस माधुरी की संगत में रहना छोड़ दे तू। नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और आई तेरे को पसंद नहीं है ना, तू देख तेरी मर्जी के खिलाफ जाके मैं सलमा से शादी भी करेगा। तू मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा? हाँ, कोशिश करके देख ले जरा, फिर देख मैं क्या करती हूँ। तेरी सारी असलियत, सारे काले कारनामों की पोल मैं सलमा और उसके परिवार वालों के सामने खोल दूंगी। फिर देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूं ना, सलमा से कभी शादी नहीं होने दूंगी। सर वो गटर वाले चौल पे बाकी लोगों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मुझे रहते हुए देखना चाहती थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, हवाई के दिन पूरे हो गए, हवाई को मार के ना मोक्ष दे देना चाहिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों करवाया मुझसे ये पाप? मैंने तुमको अपना भाई नहीं बाप समझा था। क्यों बोलो? अरे तेरे जैसे बेटे को फांसी की सजा भी बहुत कम है। मां बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया तूने। सर ये केस तो बड़ा ही डिस्टर्बिंग निकला। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता जो है विश्वास और समर्पण पर टिका रहता है, लेकिन जब लालच बीच में आ जाती है ना, तो विश्वास और समर्पण दोनों खत्म हो जाता है। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं निर्मला खुद भी दोषी है? इसने अपने बच्चों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक ही बार में बच्चों में इतना बड़ा बदलाव तो आया नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। निर्मला को पहले से ही भांप लेना चाहिए था कि राकेश के नेचर में कुछ बदलाव आया, क्योंकि जब तक उसने ये महसूस किया राकेश बहुत आगे निकल चुका था। प्यार और लालच में इतना अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और नतीजा हमारे सामने। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें